ये वाले क्वेश्चन लिखने के लिए बोला था ना मैंने। अरे लिखते रहो, साथ ही साथ में बता रहा हूँ इंडियन सोसाइटी हो जाएगी बस, फिर इसके बाद में लास्ट पेपर लिख लेना कुछ हो, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी इंडियन सोसाइटी में। तो इतना कर लो, ये ज़रूरी है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन, है ना। ठीक है, लापरवाही मत करो, इन क्वेश्चनों को कर लो साथ के साथ में, सही बता रहा हूँ। ये करते रहोगे, देखो अब ये टॉपिक है, अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब इसको खुद से लिखोगे, पढ़ोगे 2-3 बार, फिर एक से लिख लोगे ना क्वेश्चन, तो मतलब टॉपिक अच्छे तरीके से तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी, फिर यूपीएससी क्वेश्चन भी आराम से लिख लोगे। और आखिर में यूपीएससी के क्वेश्चन लिखने ही है, ये चीज़ याद रख लेना। ये चीज़ याद रखो। चलो शुरू करते हैं, भारत में जातीय राजनीति। ठीक है, एक अब देखो, मैं क्लास नहीं लूँगा फिर वो चीज़ें सही नहीं है वैसे। अब बात है कि आप लोग, पर बात ये भी है कि मेरे क्लास लेने से क्या ही फ़ायदा जब आप ये आंसर नहीं लिख रहे हो, तो कोई मतलब भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। साथ के साथ लिखते रहोगे तो फ़ायदा होगा आप लोगों को, समझो कोई चीज़। और मैं कल भी यही चीज़ तुम्हें समझा रहा था कि डॉक्टर जैसे बोलता है उसकी गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो हेल्थ जल्दी रिकवर करेगा, और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो स्वाभाविक सी बात है बीमारी और बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही है, आंसर राइटिंग नहीं करोगे जब तक और ज़्यादा चीज़ें दिक्कत होती रहेगी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। भारत में जातीय राजनीति। ठीक है, अब देखो, अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो ये जाति तो है ही, अगला एक धर्म आधारित भी हो गई है, धर्म आधारित राजनीति भी हो गई है। ठीक है, और एक अगर एंगल और देना चाहो तो गरीब अमीर वाली राजनीति है, ये भी चलती, बहुत सारी पार्टी है ना, इसके आधार पे भी बनती है। ठीक है, गरीब अमीर को जो आधार बना के उस आधार पे भी चलती है। ठीक है, और बहुत सारी जैसे वेस्ट, मतलब देखो, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अलावा भी देखो कि यूरोप में वहाँ पे चलती है समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा की वर्सेज वहाँ रहता है, परंतु वहाँ पे भी आजकल है ना धर्म आधारित राजनीति होने लग गई है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जर्मनी में देख लो, चाहे वहाँ पे भी इस टाइप की राजनीति होने लगी। अभी वहाँ पे देख लो, इजराइल में देख लो, वहाँ पे भी इस टाइप से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हर जगह की ऐसे विशेषता ही बन गई है आजकल। ठीक है, तो जातीय राजनीति का मतलब ये होता है, सबसे पहले अपन अर्थ देख रहे हैं, इसका अर्थ का मतलब ये सब एक से होता है। जातीय राजनीति का मतलब ये होता है कि देखो, पॉलिटिक्स जो होता है वो सब एक सी बात है कि उससे कुछ नियम कानून होते हैं भाई, उसके आधार पर लड़ा जाना चाहिए। आप जैसे बोलते हैं ना कि मैं कार्य के आधार पर वोट मांगने कोई नहीं आता। ठीक है, सब लोग वोट मांगने आते हैं, मैं देखो ये अपनी कास्ट का है, ये अपनी कास्ट का है, ये अपने धर्म का है, इसलिए वोट देना है। कार्य मेन कारण नहीं, वो जाति धर्म है इसलिए वोट देना उसको, चाहे वो कैसा भी अपराधी हो, चाहे कुछ भी हो। उस आधार पर जब राजनीति होने लग जाती है ना, तो उसके कारण क्या होता है, जाति राजनीति वो उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात, जैसे आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो कभी सरपंचों के चुनाव में देखना, गाँव में सरपंच के चुनाव में वहाँ पे बढ़ जाते हैं भाई, ये इस कास्ट का है तो इसको वोट जाएगा, कन्फर्म है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे नालायक हो, कुछ भी हो, पर अपनी कास्ट से खड़ा और अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करा तो इसको जाना ही है वोट। तो कहीं ना कहीं जो जाति आधारित जो राजनीति होती है, इसके नकारात्मक पॉइंट भी है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ये होते हैं कि जाति आधारित राजनीति करने से, जैसे मान लो कोई कमज़ोर वर्ग है और वो पिछड़ा है, तो उसके हितों की बात करना स्वाभाविक सी बात है। जब ये जाति का कोई प्रतिनिधित्व वहाँ संसद में जाएगा या विधानसभा में जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उनके अधिकारों की उनकी बात करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी टॉपिक को आपको यूपीएससी में खास तौर से याद रखना, कोई चीज़ पॉजिटिव है तो कुछ चीज़ों को उसका नेगेटिव भी पता होना चाहिए, और कोई चीज़ चाहे कितनी भी नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव वे पता होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो मतलब देखो वही है कि लाभ पक्ष में तर्क क्या है, मतलब इसके फ़ायदे क्या है वो मैंने बताया अभी। ठीक है,
किसी मान लो कि पिछड़ी हुई जातियों को रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो अम्बेडकर नहीं होते सोचो, तो कभी जो SC ST होते थे उनको कभी रिप्रेजेंटेशन मिलता, कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है ना, ठीक है। अपन इसके आधार पर आज लोग जिस तरीके से जो विकास की प्रक्रिया वो भी बाधित होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि जाति के आधार पर अगर आप वोट देते हो तो स्वाभाविक सी बात है एक अच्छा जो ईमानदार जो व्यक्ति है वो पीछे रह जाता है, और जो बेईमान है, अपराधी है, वैसे लोग आगे बढ़ते हैं। ये नुकसान है इसके, ठीक है। तो फिर आखिर में कंक्लूड आपको क्या करना कि कैसी होनी चाहिए, क्या जाति आधारित राजनीतिक होनी चाहिए तो किस लेवल तक होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समीक्षा का मतलब ये होता है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, और आप उसमें एकदम पूरा तार्किक होके, ऐसा नहीं है कि जैसे नकार किसी चीज़ को नहीं सकते, ये चीज़ याद रख लेना। UPSC के आंसर में यही सबसे मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ लानी होगी कि आप किसी पक्ष को मतलब आपको बताना। मैं देखो समझ में आता है, इसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, तो मैं समझ में जो नुकसान है इसको हटाओ धीरे धीरे, और इसके फ़ायदों को और बढ़ाओ, तो अच्छी चीज़ है, इसको और प्रमोट करना चाहिए। समझ में आया ना, मतलब नेगेटिव चीज़ों को हटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब नेगेटिव को हटाने चक्करों में आप पॉजिटिव भी हटा दो। आप सोचो नहीं जाति आधारित राजनीति ख़त्म ही कर दो, तो वो तो कोई मतलब हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो वो देखेंगे। अब उससे पहले भाई सब ऐसी बात है कि जाति व्यवस्था सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ, आज जो प्रेजेंट टाइम में जो जाति व्यवस्था देख रहे हो किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले उत्तर भारत में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है। स्वतंत्रता से पूर्व देख लो, जैसे स्वतंत्रता के पश्चात देख लो। दक्षिण भारत में स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता पश्चात, वहाँ पे अपन थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। इसके स्वरूप नेचर कैसा रहा है इसका, ठीक है। राजनीति में जाति, ठीक है, और जाति में राजनीति, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है, वो अपन देखेंगे क्या इन दोनों में अंतर है, ठीक है, क्या दोनों मिली हुई है, क्या सारी चीज़ें, ठीक। अब आगे देखो, अंग्रेजी शासन के समय में जाति राजनीति संबंध क्या होते थे, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो कि जो भारतीय जो समाज है, तो पहले वेद पुराणों से इनसे चलता था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था सिस्टम पूरी उसी से चलती थी, तो स्वाभाविक सी बात है उसी के आधार पर पार्टियाँ बनेगी, सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन काल में जाति राजनीति संबंध थे, ठीक है। और उस टाइम क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कुछ पार्टियाँ बनी थी, जैसे जस्टिस पार्टी बनी थी, ठीक, 1917 में बनी थी, याद रखना। और रामासामी नायकर जो पेरियार द्वारा बनाई थी, ठीक है, बहुत बड़ा इसका बोलबाला था उधर, ठीक है। तो मतलब जस्टिस मतलब स्वाभाविक सी बात है कि न्याय की बात कर रहा है, और न्याय की बात कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ उनके साथ शोषण हुआ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी मांगों को लेके आगे बढ़े होंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, याद रखो कि 1919 के दौर में उस टाइम जो क्या था कि क्षेत्रीय असेंबली थी, उसमें मतलब चुनाव कराने की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अब आगे बढ़ रही थी तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ वोटिंग राइट, ये सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रतिनिधित्व भी अपने जाने लग गए थे। तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है जब मान लो कि कोई एक विशेष समुदाय है जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है उनके बारे में कोई कानून नहीं बनेगा, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन चीज़ों को लीड करके जो जस्टिस पार्टी बनी या द्रविड़ कड़कम जो है ये पार्टी बनी, ठीक है। बिहार में जैसे यादव और कोयरे कुर्मी द्वारा जो त्रिवेणी संघ का निर्माण हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें जो डेवलप हुई है, तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा समुदाय था जिनकी कोई वो नहीं थी, आवाज़ नहीं थी कोई उनकी, ठीक है, तो वो ये चीज़ लोग आगे बढ़े, ठीक है। जैसे द्रविड़ कड़कम में 1946 में नायकर द्वारा उन्होंने अन्नादुरी के साथ बनाया था ये पार्टी, ठीक। और बिहार में 1937 में देखते हैं यादव, कोहरी और कुर्मी द्वारा त्रिवेणी संघ का निर्माण हुआ था। कहीं ना कहीं आज भी जो लालू यादव की पार्टी है ये सब इन्हीं में से निकल के बनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मतलब कहने मतलब है कि ऐसा नहीं आज ही अपन देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज़ादी के दौर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। तो राजनीतिक आधार पर पहले भी पार्टियाँ बनती रही है, अभी भी बनेगी और आगे भी बनती रहेगी, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी तरीके से कोई एक जैसे बीजेपी वाले पूर्ण रूप से आ जाए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। या कभी भी ऐसे कांग्रेस से पूरा वही आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ कास्ट के आधार पर पार्टियाँ बनेगी, ये चीज़ याद रख लेना। ये स्वाभाविक सी बात है। तो है ना, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के कल मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, कहीं ना कहीं है ना जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती है ना उनके लिए खतरा है ये वन नेशन वन इलेक्शन, याद रखना। ये उनके फेवर के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें उसमें क्या होगा जब सेंटर और स्टेट के एक साथ चुनाव होंगे ना, तो सेंटर के मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाएंगे, तो स्टेट की जो विशेष मांगे हैं ना पिछड़ जाएगी। इन जो मान लो कि इस आधार पर जो ग्रुप बने उनकी मांगों को दरनिकार कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो है नुकसान ये भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है कि आज़ादी के बाद नॉर्थ भारत में क्या रहा, उत्तर भारत में क्या रहा, ठीक है, उसमें जाति राजनीति संबंध कैसे थे, ठीक है।
तो मैं फिर बता रहा हूँ कि सामाजिक संरचना अपनी कैसी रही है कि कुछ जाति अगड़ी रही है, कुछ जाति पिछड़ी जातियों में विभक्त है। तो ठीक है, तो ये डिवीज़न आज भी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ जातियाँ जो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, कुछ जातियाँ हैं जो बहुत पिछड़ी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, कास्ट के अंदर भी जैसे मान लो कि SC ST जो उसमें भी जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, तो OBC में भी कुछ जाति है जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। ठीक है, ST में भी कुछ है, जैसे मीणा लोग ही बोलते हैं कि मतलब ST कैटेगरी का जो फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं मीणा लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये बात सही है, अगर आप उठा के देख लो UPSC का रिजल्ट में भी अगर देख लो तो लगभग 70 लोग सेलेक्ट हो ही जाते हैं। मतलब 70 सीटें होती है तो उसमें 25-30 आराम से मीणा लोग सेलेक्ट होते हैं, ये हकीकत बात है। तो कहीं ना कहीं ST का सारा फ़ायदा यही उठा रहा है। ठीक है, और OBC में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं यादव जो कम्युनिटी है वो अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, तो ऐसे भी है कि इसमें भी जो देखो पहले तो कुछ जैसे मान लो ब्राह्मण ये लोग ये आगे हैं, इनकी सामाजिक संरचना ये अगड़ी जातियों में आते हैं। पिछड़ी जातियों मान लो SC ST हो गया, OBC हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, परंतु एक तो ये डिवीज़न तो है ही, पर साथ ही साथ पिछड़ी जातियों में भी उसमें भी अलग अलग अंतर है। इसीलिए देख रहे हैं ना, यूपी में जो है OBC आरक्षण का वो किया गया, वर्गीकरण किया गया, अब सेंटर पे भी उसकी मांग चल रही है। ठीक है, क्योंकि ताकि सबको समान लाभ मिले, ऐसा नहीं कि एक विशेष कम्युनिटी को लाभ मिले। ठीक है, पर होना भी चाहिए, देखो सब एक सी बात है। ठीक है, अब देखो उत्तर भारत में स्वरूप कैसा रहा है 1945 से लेकर 70 में उच्च जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो सभी सी बात है, उस टाइम उच्च राजनीति जो उच्च जातियाँ थी, मतलब हाई कास्ट था, उन्होंने बोलबाला रहा उनका। ठीक है, उन्हीं की पार्टियाँ सब कुछ, सब लोग वहीं रहे उसमें। ठीक है, 1970 के बाद में मध्य वर्ग के जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। अब देखो समझना क्यों, क्योंकि धीरे धीरे देखो पहले गरीब लोग थे, तो स्वाभाविक सी बात है पहले गरीबी को ख़त्म करेंगे वो लोग। ठीक है, ये ध्यान से समझना। तो अब देखो उस टाइम ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो धीरे धीरे जो पिछड़ी जातियाँ थी या मध्य वर्गीय जाति थी, उनको धीरे धीरे आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। जब व्यक्ति का गरीबी खत्म हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है फिर वो अधिकारों की इनकी बात करेगा, तो फिर वो अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेगा। ठीक है, इसलिए याद रखना 1970 के बाद में जितनी भी है, चाहे आप लालू प्रसाद यादव को देख लो इधर, ठीक है, मायावती को देख लो, ये सब पार्टी उसके बाद ही बनना शुरू होती है। ठीक है, 1980 व 1990 तक दलित जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, जो काशीराम के नेतृत्व में जो बनती है, जो मायावती आज इस पार्टी की जो है काशीराम के नेतृत्व में बनती है, और उस टाइम 80 या 90 के दौर में बनती है वो। ठीक है, अब 1990 से 2020 तक बिखराव का काल रहा है, अलग अलग जातियों के अलग अलग नेतृत्व रहे हैं। ठीक है, एक ही जाति में कई नेतृत्व, जाति राजनीति में नवीन समीकरण का निर्माण, मतलब अभी देखो ना, जैसे बसपा में ही देख लो, वो भी SC के अधिकारों, SC ST के अधिकारों की बात कर रहा है। वहीं एक चंद्रशेखर जो है, वो जो राउंड बोलते हैं, वो भी सोचो SC ST की मांग कर रहा है, मतलब इनके अधिकारों की बात करता है। तो मतलब अभी जो दौर में अपन देख रहे हैं उसमें एक ही जाति के बहुत सारे लीडर हो गए हैं। ठीक है, और विकास के साथ जाति राजनीति संबंध बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे जो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में कास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेज हो गया है। अरे ये तो मैं वही बता रहा था कि आजकल मस्ट हो गया है, इसके बिना कुछ भी नहीं, लोग मतलब वोट इसी आधार पर देते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें, सही नहीं है। आप किसी कास्ट के आधार पर एक क्रिमिनल को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, या भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ा रहे हो, या कास्ट हो चाहे धर्म हो, वो चीज़ें गलत है तो गलत ही है, चीज़ याद रखना। समझ बात है कि अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी। परंतु कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि वही व्यक्ति जब आपके वोट मतलब वोट प्राप्त करके जब कल जीत जाता है, तो अपन आपके बारे में फिर वो नहीं सोचता, आपके कास्ट के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, मतलब आपके हितों के बारे में नहीं सोचता। इस कारण से भी लोग परेशान रहते हैं। तो ये बहुत मतलब गुत्थी हुई वो है, मतलब चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ को निकालने की सोचोगे तो दूसरी चीज़ कहीं फंस जाओगे आप। तो वही है ना कि इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, लोगों में अगर आप अच्छी एजुकेशन प्रमोट करोगे तो समझ सी बात है उसी कास्ट में से एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर निकलेगा। तो युवा लोगों को मतलब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ठीक है, आप आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन भी यही आएगा। ठीक है, अब बात आती है दक्षिण भारत में जो जाति राजनीतिक संबंध कैसे रहे। ठीक है, वहाँ की सामाजिक संरचना भी कैसे है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियों में विभक्त है। ठीक है, तो जैसे अपन इधर देखे थे अगड़ी और पिछड़ी जातियों में, उधर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जो होते हैं, मतलब एक तो ब्राह्मण समुदाय और उसके अलावा जो भी सारी कम्युनिटी उनमें विभक्त होता है। ठीक, जैसे तमिलनाडु में ब्राह्मण बनाम पेरियार, ठीक है, इनके बीच विवाद चला। ठेवार, चेटियार, मुदलियार, बेलाला और नाडार। ठीक है, मतलब एक तरफ ब्राह्मण थे और एक तरफ ये सारी जातियाँ थी। ठीक है, जो अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी यही देखने को मिलता है, ब्राह्मण बनाम रेड्डी, कामा, बेलामा, नायडू। ठीक है,
और कर्नाटक में ब्राह्मण बनाम वोकालिंग बहुसंख्य है जो 16%, लिंगायत बहुसंख्य 17% है, गौड़ा है, कुरुबा। ठीक, महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण है 4% है बनाम मराठा। ठीक है, अभी देखो ना वहाँ की जो गवर्नमेंट है मराठा आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रही है। कुणबी हो गए, महार जाति होगी, जो अम्बेडकर इसी से थे, याद करना ये चीज़, वो कहानी पढ़े थे अपने NCERT में। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब कि ये चीज़ें रही यार, ये मतलब चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, अभी देखो ना कुछ भी चीज़ याद कर लेना, एक काम आ जाएगा अगर मान लो इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता तो। अब बात है अभी दक्षिण भारत में स्वरूप कैसा है। देखो 1947 से लेकर 70 तक तो ब्राह्मणों के साथ साथ मध्यवर्गीय जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। अब 17 के बाद में दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। सोचो यहाँ पहले हो जाता है, ये है एजुकेशन का फ़र्क। और अपन इधर देख रहे हैं कि नॉर्थ में तो 80 से लेकर 90 के बीच में होता है। तो क्योंकि वहाँ के साउथ की एजुकेशन अच्छा रहा तो इसके कारण जल्दी वहाँ पे चीज़ें हुई। ठीक है, 1980 से लेकर 90 तक बिखराव का काल रहा। ठीक है, और 90 से लेकर 2020 तक नवीन समीकरण और विकास के साथ जाति राजनीतिक संबंध विद्यमान है और अभी भी बने हुए। तो मैं फिर बता दूँ ये हमेशा बने रहेंगे, ये चीज़ें रख लेना। ठीक, ठीक है। अब बात आती है कि एक चीज़ है कि जाति राजनीति के जो संबंध है, मतलब राजनीति में जाति, मतलब समझना ये चीज़ें। देखो दो टर्मिनोलॉजी अपने को समझना है, एक तो है राजनीति में जाति, ठीक, और एक है जाति में राजनीति। ठीक है, मतलब देखो मैं इसको अगर आप सेट्स के तहत समझना चाहोगे, ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये राजनीति है और इसमें जाति है। ठीक, और जो ये वाली चीज़ है ये है जाति में राजनीति, मतलब जाति ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और राजनीति छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसका मतलब है कि राजनीति में जाति का मतलब ये हुआ कि आप जब राजनीति कर रहे हो तो उसमें जाति का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट मान लो कि लालू प्रसाद यादव ही है, ठीक है, या मान लो कि बसपा का पार्टी है। ठीक है, अब वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में किसी जाति विशेष को, जैसे मान लो कि लालू प्रसाद यादव की जो है वो यादवों के लेके, मतलब उनकी मांगों को लेके आगे बढ़ती है। ठीक है, तो वो राजनीति में क्या कर रहे हैं, ओनली जाति का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, पार्टी का नाम भी उसी आधार पर होगा, उनकी विचारधारा, वो सारी चीज़ें उसी की होगी। तो राजनीति में क्या कर रहे हैं, जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें क्या होता है, अर्थात राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति में जाति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो विशिष्ट जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण, मैंने वही बता रहा था कि जाति के आधार पर ही वो पार्टियाँ बनती है। ठीक है, विशिष्ट जातियों को उनके हितों को पूरा करने का वायदा, मतलब वही बता रहा था। जैसे मान लो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो यादवों को इनको लेके है। ठीक है, और इधर जो अखिलेश कुमार हो चाहे मायावती ले लो, ठीक है, इनकी मान लो SC/ST के है, मतलब मायावती का। ठीक है, तो उनके हितों को, इंटरेस्ट को पूरा करने का वायदा करती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक, जाति आधार पर ही टिकट का बंटवारा होता है। स्वाभाविक सी बात है, खुद ही सोचो कि वो पार्टी बनी उसी के लिए है, तो वो किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे टिकट दे देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, टिकट का सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारी तरफ भी उधर के साइड में ऐसा है कि जैसे मीणा कम्युनिटी है, मतलब वो जमारामगढ़ तहसील बहुल क्षेत्र है, तो उसमें है ना कोई भी पार्टी है ना, जब भी मान लो चुनाव होता है ना, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें मीणाओं को ही लड़ाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि एक तरफ कोई मीणा कम्युनिटी का हो गया, कोई दूसरी तरफ दूसरे बंदे को कभी नहीं रखेंगे, उनको पता है ऐसे हार जाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जाति आधार पर समीकरण, और ये देखा जाता है हमेशा समीकरण बनाया जाता है जब भी कभी भी मतलब चुनाव, जैसे मान लो अभी चुनाव होने वाले 2024 के, तो कहाँ पे किस तरीके का प्रभाव है। अगर वहाँ पे कास्ट को आधार पर लेके वोट देते हैं लोग, तो उसी आधार पर उसी कैंडिडेट को वहाँ पे लड़ाया जाएगा। समझ में? तो ये होता है टिकट का बंटवारा, मतलब जाति आधार पर। चुनाव जीतने हेतु जातीय समीकरण का निर्माण करना, जैसे भाजपा, कांग्रेस, राजद, सपा, जनता दल आदि। ठीक है, मतलब वही है कि सभी सी बात है, जातीय समीकरण बनाते हैं। जैसे अभी देखो ना, OBC को मोबिलाइजेशन करने के लिए सब लोग मतलब उसकी मांग करें कि जनगणना होती, जातीय जनगणना को बढ़ाओ, जैसे बिहार में हो रहा है, क्योंकि उनको सबको साफ पता है कि सब ऐसी बात है, जब OBC की जनसंख्या आज 50% से भी ज़्यादा जा चुकी है, तो सब ऐसी बात है, जब ये रियलिटी में डाटा निकल के आएंगे तो सब ऐसी बात है, OBC फिर जो इनके हित के लिए जो सोचेगा वो सब ऐसी बात है उसी को वोट देंगे। जैसे बिहार ने सोचा, राजस्थान गवर्नमेंट भी ऐसा करवा रही है, तो सेंटर सोचा कि मैं इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊँ, तो सेंटर ने बोल दिया कि हम भी करवाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कैसे लोग टूट पड़ रहे हैं, मतलब जाति आधार पर फ़ायदा उठाने के लिए समीकरण कैसे बना रहे हैं। ठीक है, सरकार में जाति आधार पर मंत्रियों को प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये हमेशा देखने को मिलता है कि जैसे मान लो कि अपनी कितनी सीटें आई है, क्या है, कितनी % जनसंख्या है, उसी आधार पर एक एक मंत्री बना दिया जाता है।
इसलिए तो बोला जाता है इंडिया में भाई मतलब कोई भी चीज़ चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बना, इतने सारे मंत्रियों को लेके चलना, फिर उसमें ये भी देखना कि कौन किस कास्ट का बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर रिलीजन भी उसमें देखना पड़ता है, फिर उसमें योग्य व्यक्तियों को भी चुनना पड़ता है, मतलब समझ रहे हो, उस आधार पर सारी चीज़ें सब कुछ देखना पड़ता है। साउथ और ये हो रहा है, नॉर्थ का प्रतिनिधित्व हुआ है नहीं हुआ है, साउथ का हुआ है नहीं हुआ है, वेस्ट का हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें ये भी देखना पड़ता है, कास्ट भी देखना पड़ता है, धर्म भी देखना पड़ता है, ठीक है। राजनीति में जातिवाद अर्थात सरकार द्वारा विशिष्ट जातियों को सरकारी लाभ प्रदान करना, ठीक है। अब मान लो कि गवर्नमेंट जैसे वाले स्टेट गवर्नमेंट में, इनमें सब ऐसी बात है, जैसे महाराष्ट्र में लेके विवाद हुआ, इधर गुजरात में जो पाटिल थे उनको लेके विवाद हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि कोई गवर्नमेंट होती है जो विशेष किसी कास्ट के प्रति मान लो कि ज़्यादा उनको प्रॉफिट प्रदान करने था, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो बोलते हैं, तो सोचो कि सारी जो चीज़ें जाति के आधार पर होने लग जाए, पूरे राजनीति उसी के आधार पर होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं राजनीति में जाति, मतलब, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं, ठीक। अब अगली चीज़ है कि जाति में राजनीति। अब देखो एक चीज़ तो वो हो गया कि राजनीति में जाति का प्रयोग कर रहे हो आप, ठीक है। अब क्या होगा कि जो कास्ट में जो लोग हैं, ठीक है, वो मैं बता रहा था कि वो राजनीति इस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि जैसे मान लो कि भाई अपनी कास्ट का व्यक्ति को वोट देना है, ठीक है, तो ये जाति में राजनीति हो रही है। अब देखो वहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है कि नहीं, अपने कास्ट का व्यक्ति उसी को वोट देना और किसी को वोट नहीं देना, ठीक है। शपथ दिलवाई जाती है, इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा चलता है वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका मतलब देखो पहले तो क्या है, देखो ध्यान से समझना, इन दोनों चीज़ को बहुत समझना जरूरी है। एक होता है, देखो ये मान लो कि जाति में राजनीति है, ठीक, तो इसका मतलब है कास्ट एक बाहर की चीज़ है, ठीक है, और एक पॉलिटिक्स एक बाहर की चीज़ है। अब इस कास्ट में मतलब गांव समुदाय कोई कास्ट है, ठीक है, उसी में बात चल रही है कि देखो अपने को इसको वोट देना है, इसको नहीं देना वोट, अब क्या इसको जीतना। हाँ बोलो, एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला। हाँ सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ठीक 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 ठीक, सुनो ध्यान से, देखो देखो जाति में राजनीति, ठीक, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक दूसरा है राजनीति में जाति, ध्यान से समझना। इसका मतलब एक जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपना जैसे मान लो किसको कहाँ से लड़ाना है, ठीक है, वोट कहाँ से, वोट बैंक की राजनीति जो खेलते हैं, वो सब जाति के आधार पर समीकरण बनाते हैं। समझ में आया? इसमें क्या होगा, जाति में राजनीति मतलब होता है जो जितने भी जाति के समुदाय है, जैसे मान लो कि कोई मान लो कि यादव है या जाट है, तो जाट ये सोचेंगे देखो हमें क्यों किस पार्टी को वोट देना है और क्यों देना है। समझ में आया? तो मतलब वो जाति अपने आधार पर राजनीति को डिसाइड कर रही है, और यहाँ पे पार्टियाँ जाति का यूज करते हुए अपना समीकरण बना रही है, ठीक है। तो ये तो दोनों चीज़ याद रखना कि एक में क्या कर रही है, पार्टियाँ खेल रही है, दूसरे में जातियाँ खेल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आप उन्हें देखते हैं कि जाति में राजनीति में क्या क्या होता है, ठीक। अर्थात जनता द्वारा राजनीति में जाति का प्रयोग किया जाता है, उधर क्या किया जाता है, राजनीतिक पार्टियों द्वारा जाति का यूज किया जाता है। समझ में आया? ठीक। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु दबाव समूह के रूप में जाति संगठन का निर्माण, जैसे जाट महासभा, ठीक है, गुर्जर महापंचायत आदि। अब ये लोग क्या करते हैं, संगठन बना के जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं उन पर दबाव डालते हैं कि हमारी इन मांगों को आगे बढ़ाओ आप। समझ में आया? तो ये संगठन बना के राजनीतिक पार्टियों पे दबाव डालते हैं और अपनी पावर को शो करते हैं। देखना अभी चुनाव जब होने वाले हों तब जाट महासभा ये सब होगी, और ये एक बार पूरे समर्थन के साथ भाई हाँ इसको अब की बार इसको वोट देना तो वोट देना है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जातीय संघों का निर्माण, अखिल भारतीय वैश्य महासभा हो गई, अखिल भारतीय यादव महासभा होगी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप संगठित नहीं रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी आवाज़ को सुनेगा नहीं। तो ये संगठित करने के लिए संगठन बनाते हैं लोग, ठीक है, जैसे अखिल भारतीय यादव महासभा हो गई। तो भी स्वाभाविक सी बात अपने क्षेत्र विशेष के साथ पूरा देश के यादवों की बात करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये अपने जो वोट है उसको किस पार्टी को देना, कौन अपना फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, उस अकॉर्डिंग ये वोट देंगे, ठीक है। जनता द्वारा जातीय आधार पर राजनीति में सहभागिता, वही मतलब किसको वोट देना क्या है वो होता है, ठीक। अब बात ये आती है कि क्या ये चीज़ें सही है, आगे जो जाति मान लो कि पॉलिटिक्स में जाति हो रही है, जाति में पॉलिटिक्स हो रही है, ये चीज़ें क्या सही है, क्या मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बंगाल में आप अभी एग्जांपल लिख सकते हो कि वहाँ पे भी इस आधार पर जो हो रहा है, तो उसके कारण देखो कितना पंचायती चुनाव में कितने लोगों की हत्या हो जाती है,
धर्म के आधार पे करते हैं तो उसमें कितना लोगों की मृत्यु हो जाती है। मतलब खतरनाक तो है चीज़, सही तो नहीं है। और गांधी जी ये सब बोलते थे कि इन चीज़ों को कभी दूर रखना चाहिए, पॉलिटिक्स की चीज़ों को, पॉलिटिक्स में चीज़ें नहीं आनी चाहिए, धर्म ये सारी चीज़ें। बस समझ जो पॉलिटिक्स में सीधी सी बात, आपने कितना काम किए हैं उस आधार पे आप वोट लड़ो ना, आप किस कास्ट के हो क्या उससे मैटर नहीं करता। पर क्या है ना कि भारत में है ना, क्या है ना कि असमानता इतनी ज़्यादा है ना, और इतना शोषण हुआ है इतने सदियों से। मान लो कि जो पिछड़ा समुदाय था, मतलब कि SC ST के लोग थे, तो उनके इतना शोषण हुआ है कि उनको इक्वल बराबर करने के लिए ऐसी जाति राजनीति जो है वो ज़रूरी भी हो जाती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि सोचो राजा महाराजाओं के टाइम में जो अपर क्लास थे, ठीक है, वही लोग शासन कर रहे थे, तो उन्हीं के कारण सोचो वो इतने जो पिछड़े हुए लोग थे उनको शोषण हुआ। आज भी अगर आप सोचो इन्हीं आधार पर छोड़ देंगे, मान लो इन्हीं कास्टों पे, वैसे वैसे तो आज भी कौन है पॉलिटिक्स में, आगे देख लो आप, BJP में उठा के देख लो सारे, आपको कौन मिलेंगे, मोस्टली उसमें अपर कास्ट ही मिलेगी, ठीक है। और BJP तो बोला ही उन्हीं के लिए जाता है ना कि मतलब अपर कास्ट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज भी अपन उनके आधार पर छोड़ देंगे, अगर अलग से पार्टियाँ नहीं बनाएंगे किसी विशेष समुदाय की, कास्ट की, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी मांगों कौन उठाएगा फिर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। तो अपन इसके 2-2 पॉइंट, मतलब 4-5 पॉइंट देख लेते हैं, जो पॉजिटिव भी अपने को बता रहे, नेगेटिव देखो मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ बोलो। इसकी ये एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे कि कोई, जैसे 2 जातियां या गांव में या फिर कहीं भी 4-5 जातियां हैं, तो कोई एक जातियां दूसरे जातियां को दबाव डाल के वो अपने और आकर्षित कर लेती है, तो ये भी तो जाति में राजनीति हुआ ना। हाँ मतलब मेरी जाति में आ जाओ, वो जाति को छोड़ दो, वो धर्म को छोड़ दो, ये सब भी तो राजनीतिक हो गया ना जाति में। हाँ पॉलिटिक्स है ही वो, ठीक है। अब देखो इसके नेगेटिव तो क्या ये पॉइंट, एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट दो ना, कि जैसे देखो यादव कम्युनिटी है, जाट महासभा है, ये सब क्या लोग क्या करते हैं, चुनाव से पहले अपना संगठन बना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव जमाने के लिए पार्टियों पे, ताकि अगर देखो अपने आप को एकजुट दिखाएंगे तो सभी सी बात है। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से समझना, जैसे मान लो जाट ही है, अभी जाट बिखरे हुए हैं, ठीक है, उनके 10 लीडर बने हुए हैं, तो सभी सी बात है कोई भी पार्टी समझ जाएगी कि भाई इनसे तो फ़ायदा नहीं है अपने को, क्योंकि संगठित नहीं है। संगठित नहीं तो इनकी कोई विशेष मांगों को उठा, क्योंकि सब अलग अलग मांगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगर ये लोग दिमाग लगाएंगे कि अपन अगर संगठित रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, तो सभी सी बात है अपन सरकार पे दबाव, सभी सी बात है सोचो कि पहले 10-10 वोट थे, अब वही 100 वोट है एक साथ, और वो ये बोल रहे हैं कि साहब कि आप हमारी ये मांग पूरी कर दो, हम आपको 100 के 100 वोट आपके हैं। तो सोचो सभी सी बात है कोई भी पार्टी चाहेगी कि 100 वोट मेरे को मिल जाए, तो सभी सी बात है वो उनके मतलब जो उनके लिए विकास के लिए या जो भी है उनके लिए प्रयास करेगी। समझ में आया ना। तो कहीं ना कहीं देखो आजकल देखे ना, BJP या जो भी है, मतलब देखो मतलब मेरा कहने मतलब रियलिटी समझो कि जैसे BJP है, उसका एजेंडा क्या है, धर्म है। अब उसको अगर आप दिमाग लगाओगे, धर्म का फ़ायदा कहीं ना कहीं अपर कास्ट को ही होता है, ये चीज़ याद रखना। परंतु आजकल क्या हो गया ना, धर्म एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है। अब भावनात्मक मुद्दा जुड़ने के कारण धर्म में, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे कोई भी हो, वो ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा है ना। पर अब देखो BJP आइडियोलॉजी देखो कितना खतरनाक है। उनको पता है कि ये है ब्राह्मणवादी विचारधारा, परंतु उसको पता है कि धर्म जो है भारत में एक भावनात्मक मुद्दा है, तो उसमें SC ST भी उनके आज वो बन गए, मतलब उनको वोट दे रहे हैं अपने नेताओं को छोड़ के। क्यों? कि भाई धर्म, उनको लगता है कि नहीं राम मंदिर तो बनना बहुत ज़रूरी है, भाड़ में जाए ये रोजगार ये सब भाड़ में जाए पहले राम मंदिर बनना ज़रूरी है। समझ में आया ना, मतलब किस तरीके से आइडियोलॉजी खेला जाता है। अभी देखो BJP को अब लग रहा है कि नहीं, अपने लिए OBC के वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने देखो OBC का संवैधानिक जो है वो आयोग बनाया, ठीक। अब उनको पता लग गया है कि इनसे तो संतुष्ट नहीं है, अब उनको सोचो कि अब वो बैलेंस करेंगे। अब उनको पता है कि OBC का जो आरक्षण की बढ़ाने की डिमांड है, अब और OBC का जब आरक्षण बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनरल का वो आरक्षण कम होगा। अब वो इसी चीज़ को संतुलित करने में लगे हुए हैं कि कैसे इसको काटा जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगर, क्योंकि उनका जो मेन जो वोट बैंक है वो कौन है, जनरल ही है। अब उन चीज़ों को समायोजन करने के लिए अब उनको पता है कि राम मंदिर हम बना दिए, ठीक, तो राम मंदिर तो अपर कास्ट जो है वो तो उनके लिए फ़ायदा हो ही गया। अब वो OBC को भी साथ में लेने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फेंकेंगे। चल, तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स चलती है इंडिया में। इंडिया में कभी विकास के आधार पर वोट नहीं मिलता, ये चीज़ याद रख लेना। क्या तो भारत पाकिस्तान मुद्दा हो गया, हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो गया, कास्ट हो गई, ठीक है, इन्हीं आधारों पर वोट मिलता है। तो यही कारण है कि जो सारी पॉलिटिक्स पार्टी होती है वो इन्हीं के आधार पर वोट लड़ती, ठीक है।
अब देखो अगला, मतलब अब देखते हैं इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक, अब देखो जैसे बंगाल में झगड़े होते हैं, लोगों की हत्या होती है, सारी चीज़ें, और वही उसी समाज में सोचो कि पहले हिंदू धर्म एक अच्छे से रह रहे थे, पर देखना अभी जैसे चुनाव आने लगेंगे, देखना ना कितना जहर फैलाएंगे। और आज के अखबार में अगर पढ़ा होगा, देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बीजेपी है ना, मतलब आरएसएस के अनुसार चलता है। आज ये अखबार में आया था कि आरएसएस जो है ना, वो हमेशा से, वो तो इंडिया मानता ही नहीं था कभी, वो तो हमेशा से भारत को मानता था। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, जो आरएसएस जो चाह रहा है वो आज वो हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आरएसएस के ही उस पे नक्शे कदम पे मतलब चलती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो संगठन, स्वाभाविक सी बात है कि कभी भी वो मुस्लिमों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी आइडियोलॉजी पे आप देश चला रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है वो कितना खतरनाक हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें समझा करो, मतलब ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसीलिए अपने को एटलीस्ट इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ, रेशनल रहो। देखो हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो होने चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर वाला, वो हटाया इनका बहुत अच्छा कदम था। और कहीं ना कहीं मतलब एक शासन प्रक्रिया में ऐसे होनी चाहिए जो मतलब ऐतिहासिक जो गलतियाँ रही है अपनी, उनको सुधारना भी चाहिए। तो वो इनका डिसीजन सही था, पर मैं वो बात बता रहा हूँ कि हर डिसीजन सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमेशा रेशनल बने रहो। जहाँ भाई सभी सी बात अगर कोई अच्छा, जैसे मुझे जो मैं खुद फील करता हूँ कि जैसे मैं मान लो 10 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, ठीक है, अच्छा काम किया है। मतलब जैसे मान लो कि अब देखो नीरज चोपड़ा को पूरा वो सपोर्ट करते हैं, तो देखो अभी वो मेडल भी जीत रहा है, अभी ओलंपिक में भी अपना अच्छा आउटकम रहा, अभी एशिया खेलों में भी अच्छा आउटकम रहा। तो भाई इन्होंने अच्छा काम किया है, उसका मानना पड़ेगा। परंतु वहीं दूसरी तरफ देखो कि जो वो कौन था जो उस पर रेप के आरोप लगे थे, अरे वो था ना जो खेल कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष जो था, ब्रजभूषण। हाँ ब्रजभूषण। तो अब देखो उस मामले में सोचो कि सीधा सबको दिख रहा है, अभी है ना, उसने न्यूज़पेपर पढ़ता रहा और उसमें साफ बोला गया कि एलिगेशन साफ लग सकता है। फिर भी सोचो कि जो इनकी जो पार्टी है उनको सपोर्ट कर रही है, तो मतलब समझ गलत है। अब वो चीज़ें गलत है भाई, सबको दिख रही है। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने कुछ ही नहीं बोला, अब ये गलत है तो गलत है भाई, अब इसमें कैसे सही ठहरा दिया जाए उनको। तो अंधभक्त नहीं बनना चाहिए कभी। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि सोसाइटी में अगर आप मतलब जैसे मतलब सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे सोसाइटी में आप रह रहे हो, इंडियन सोसाइटी पढ़ना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स किस आधार पे चलती है, ठीक है। अब देखो उनको पता है कि ब्रजभूषण को नाराज़ नहीं कर सकते, नहीं तो ईस्ट यूपी का है ना वोट अपने टूट जाएंगे। तो सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, वोट बैंक की राजनीति, ठीक है। देखो अगर इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, यूपी से जीत गए तो मतलब वो जीतना ही तय है। वो 80 सीटें है ना वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, नहीं कोई भी आते हैं नेता तो पहले यूपी को सोचते हैं, मेरा हो जाए हम तो जितले हैं। यूपी बिहार हो गया तो हो गया, वो उसका ही है। इसीलिए है ना दक्षिण वाले राज्य है ना, वो इसका समर्थन नहीं करते कि यूपी में 80 सीटें होने चाहिए, वो इसका विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि इसी कारण से कभी साउथ का प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अरे बात हकीकत है, आज तक चलो ठीक है, हाँ, सही है। फ्लाइट जरूर बनाए गए, परंतु ऐसे कोई बंदा जो साउथ की तरफ से प्रतिनिधि बन के आके आज तक कभी कोई नहीं बना और आगे भी नहीं बन पाएगा। वो बन जाएंगे तो हमको लगता है इधर से ज्यादा डेवलप वो सब करेंगे। हाँ, पर वहाँ का भी राजनीति खराब है, वो देखेंगे। चलो छोड़ो, अभी वो इतना ज़्यादा राजनीति में नहीं घुसना है। छोड़ो, चलो ठीक है। अब देखो इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, राजनीति में तथा समाज में जातीय निष्ठा को विकसित करके जातिवाद को बढ़ावा और आधुनिक समाज का निर्माणवादी, ठीक। अब ध्यान से समझो कि सोचो जाति पे आधारित जो राजनीति के कारण जातियों को बढ़ावा मिल रहा है, और अपन एक ऐसा जैसे मान लो आधुनिक समाज, मॉडर्न सोसाइटी कैसे बनेगी जो जातियों से मुक्त रहे। अब जातियों से मुक्त कैसे होगी जब तक ये जाति आधारित राजनीति हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आधुनिक समाज का जो निर्माण अपन करना चाह रहे थे, जहाँ पे कास्ट ना रहे, ये सारी चीज़ें ना रहे, पर तुम कभी सोच पाओगे जो कि इंडिया में मतलब बिना कल आप, अरे ये खुद देखो ना, आप किसी से पूछते हो, नाम पूछते, फिर आप ये हमेशा आपके मन में ये इंक्वायरी रहेगी कि इसका पिछले वाला नाम भी जान लो, मतलब ये किस कास्ट का है, किस धर्म का है। कभी भी ना व्यक्ति को आज भी उसके कास्ट और उसके धर्म के आधार पर ही उसको चूज़ किया जाता है, उस व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उसके आधार पर नहीं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, आधुनिक सोसाइटी का निर्माण कहाँ हो रहा है। आधुनिक सोसाइटी में तो व्यक्ति है, उसके नाम से पहचाना जाना चाहिए, परंतु पता है कि उसका मतलब कि कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर उसको पहचाना जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत है। स्वाभाविक सी बात, आधुनिक जो समाज अपन को उसका निर्माण करना चाह रहे तो उसको बाधित करेगा ये, ठीक है। क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि जाति निष्ठा को विकसित करके जातिवाद को बढ़ावा देती है। वही जैसे मान लो कि
इनके संग बनते हैं तो सब ऐसी बात हो, जातिवाद को प्रमोट ही तो करते हैं। ठीक है, अगला देखो, राजनीति में जातिवाद से विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो करप्शन, करप्टिव लोगों को अपन आगे बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? भाई अपनी कास्ट का जीतना चाहिए, तो सब ऐसी बात है कि अब वो सब ऐसी बात, वो करप्शन करेगा तो विकास कहाँ से करवाएगा। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज़ देखना, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे मान लो कि बसपा कोई पार्टी आई, जो भी XYZ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, अपने जो जैसे मान लो SC ST है, उनके समर्थक, उनका तो अच्छे से विकास कर रही है, परंतु अदर जो है उनको छोड़ देती है। तो वही सेम चीज़ जब BJP वाले आते हैं तब वही करते हैं। वो भी क्या करते हैं, एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुँचाएंगे, दूसरे वर्ग को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इससे क्या होगा, सब ऐसी बात है, विकास की प्रक्रिया बाधित होगी। क्योंकि भाई विकास तो वो होना चाहिए ना, समतलीकरण, मतलब सबके लिए समान होना चाहिए, परंतु वो तो नहीं होता है। क्योंकि कास्ट के आधार पर जब पता है, तो आप खुद ही सोचो, जब मान लो कि आप चुनाव लड़ रहे हो और आपको पता है कि भाई मैं इन बंदों का वोट पाके मैं जीत सकता हूँ और वो बंदे मुझे वोट नहीं देंगे, तो सब ऐसी बात, मुझे फ्यूचर में काम इसी के लिए करूँगा ना, कि मुझे पता है कि ये वोट तो ऐसे भी नहीं देंगे मुझे, तो मैं इनके लिए काम क्यों करूँगा। तो कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक, विभिन्न जातियों के मध्य नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से जातीय संघर्ष और तनाव में वृद्धि, फलतः सामुदायिक सौहार्दता। मतलब देखो, जैसे मान लो कि राजस्थान में जो गुर्जर और जो मीणाओं के बीच में चला, और ये बहुत लंबा विवाद चला, सब पॉलिटिक्स ही है। ठीक है, ऐसा तो मतलब देखो, मेरे खुद मामा है ना, मतलब जो ये सचिन पायलट थे, अभी जो सचिन पायलट है ना, इसके जो पिताजी हैं, उनसे मेरा मतलब मेरे मामा खास दोस्त थे उसके। मतलब जब वो दिल्ली आते थे, मतलब तो मेरे मामा के बीच में घर पड़ता तो वहाँ रुक के जाते थे। मतलब तो मेरा कहने मतलब है कि ये जो चीज़ें राजनीति के कारण, क्या है, वोट बैंक की राजनीति के कारण, कि किसके वोट किधर जा सकते हैं, क्या है, उसके आधार पर ये चीज़ें खराब करते हैं। तो इसके कारण होता है क्या है, अब देखो, अरे एक और चीज़ कभी नोटिस करना, ये मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स पार्टियों को तो कभी अंधे भक्त कभी मत बनना जीवन में, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो ना आपके है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसे है। अब जिसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये जितने भी है ना पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं, खुद मतलब जनता को तो लड़ा देंगे भाई, हिंदू धर्म के आधार पर, इस कास्ट के आधार पर लड़ा देंगे। खुद एक दूसरे, सोचो इनका लीडर ये है यार, आराम से खुद एक दूसरे के घरों में शादी भी करते हैं, सब कुछ मज़े से है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे सचिन पायलट है ना, उसकी वाइफ जो है ना वो मुस्लिम है, और जो भी ये इधर जम्मू कश्मीर के जो कोई मुख्यमंत्री रहा था, उसकी बेटी के साथ, मतलब सोचो। और ये खुद है ना, जब वोट मांगने जाएंगे तो हिंदू मतलब मुस्लिम के आधार पर लड़ा देंगे। और बहुत सारे ऐसे BJP में भी है जिनके बेटे मतलब ये से है, और खुद जब कोई दूसरा कर रहा तो लव जिहादवाद उस टाइप से बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने मतलब कि ये लोग उस तरीके से बिहेव करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं खुद। और खुद अब जैसे मान लो कि जब BJP इसके साथ थी, नीतीश कुमार के साथ थी, तो सोचो उसकी खूब तारीफ हो रही है, सब कुछ हो रहा है उसको सब पापों से मुक्त कर दिया गया। अब जैसे BJP से अलायंस टूटा तो वापस से नहीं, ये तो इतना ख़राब आदमी, ये है वो है। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि इनका कोई छोर नहीं होता। तो बस बस बात है, इससे नुकसान है आखिर में सोसाइटी को होता है, जो कम्युनिटी में पीस जो बनी रहती है उसको ये तोड़ते हैं ये लोग। ठीक है, जाति के आधार पर लड़ा के इन सब सारी चीज़ों को देख लो। तो अभी मैं बता रहा हूँ, देख लेना अभी, जैसे अगर ये देखो, पहली चीज़ तो सबसे पहले खेलते धर्म के आधार पर, फिर ठीक है, फिर इनको जो रीजनल लेवल पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे कास्ट के आधार पर खेलते हैं। ठीक है, तो इनका एजेंडा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद हमें समझनी चाहिए कि इससे सोसाइटी को नुकसान होता है, इनका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, बहुसंख्यक एवं प्रभु जातियों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों के हितों का हनन करके समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। वही मैं बता रहा था कि सब ऐसी बात है कि जैसे मान लो कि अभी कोई है BJP गवर्नमेंट, तो सब ऐसी बात है, वो अपने जो अपर क्लास है उसको फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक, और ये कहीं ना कहीं देख लेना, ये मैं बता रहा हूँ हकीकत होता है ऐसे। जैसे कहीं अब अगर आपने पॉलिटिक्स को जाना हो ना, अंदर से देखो अगर, तो जैसे मान लो BJP है ना, तो इसमें ज़्यादा मान लो कि जो टेंडर मिलते हैं वो अपर कास्ट को मिलेंगे, अगर कोई दूसरी पार्टी आ रही है तो उसमें छोटे लोगों को मिलेंगे, इस तरीके का वो चलता रहता है। मतलब मेरे कहने मतलब है, तो समय ऐसी बात है, इसीलिए क्या होता है ना, समतामूलक समाज नहीं बन पाता ना। अब इसमें क्या होता है, एक पार्टी आए तो इनका विकास हो गया, ये बेचारे यहीं पे रह गए। अब ये आए तो ये थोड़ा सा बढ़े, अब इनका फिर आगे तो ये आगे बढ़ गए। तो ऐसे क्या होता है कि समाज का विभाजन होता जाता है। ठीक है, समाज दो भागों में विभाजित होते चले जाते हैं। ठीक, अगला राजनीति में गुटबंदी और राजनीतिक अस्थिरता, फलतः लोकतंत्र कमजोर। जैसे वही मैं बता रहा हूँ, जैसे बिहार में सोचो, महाराष्ट्र में देख लो, अब वहाँ पे जाति आधार पर ही समीकरण बनाया जा रहा है। ठीक, अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि मराठा था, तो उनको जैसे मान लो कि वो पहले उसको शिंदे को सब देख, कौन था वो,
हाँ शिंदे थे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा जेड, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी पार्टी को सपोर्टर है, अब वो क्या करेंगे भाई, गुटबाजी करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए बोल देंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको आरक्षण दे देंगे। राजस्थान में गुजर मीणा और गुजरों में क्यों लड़ाई हुई, यही तो कारण था। जैसे मान लो कि कांग्रेस ने बोल दिया पहले कि मान लो कि हम गुजरों को 5% आरक्षण देंगे, ठीक। फिर बीजेपी जब आई तब उन्होंने बोल दिया कि हम इनको 5% नहीं दे पाएंगे, वो कांग्रेस सरकार की मांग हम 3% दे पाएंगे। तो फिर ये सब ऐसी बात है कि आंदोलन पे जाएंगे। तो ये लोगों के कारण झगड़े होते हैं और फिर ये बाद में ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो मैंने कहना मतलब कि हर जगह यही इस तरीके का ही मामला चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। तो वो अपने अपनी मतलब रोटियाँ सेकते हैं और कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि अब इस अपनी नेगेटिव सारी चीज़ें देखी, ठीक है। नेगेटिव इसमें और चीज़ें अपने मन से जोड़ सकते हो, वो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अपन हाँ फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। जैसे मान लो मीणा गुजर वो जो हुआ, मीणा गुजर जो विवाद हुआ राजस्थान में, ऐसे कुछ कुछ जगह जैसे हरियाणा में भी होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो कुछ कुछ एग्जाम्पल मिल जाए वो लिखने चाहिए, ठीक। या फिर आप इधर लिख लो, पटेल समुदाय गुजरात में हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठा, जो मराठी लोग हैं, ठीक है। मराठी वर्सेस आउटर साइडर, ठीक है, जो वहाँ बाहर से काम करने जाते हैं, इनके लेके भी तो विवाद होते हैं, ठीक है। जो शिवसेना वो क्या है, इन्हीं को तो प्रमोट करती है शिवसेना। जो बिहार से जो वहाँ काम करने जाते हैं उनको मार, उस टाइम तो ऐसा दौर रहा था कि मार के मतलब मारने लग गए थे उनको। और आज भी मतलब वो मानते हैं कि ये बाहर के लोग हमारे लिए खतरनाक है, पर रियलिटी में ये है कि वहाँ की इकोनॉमी इन बाहर के लोगों के कारण ही चल रही है, ठीक है। क्योंकि लेबर प्रोवाइड करते हैं भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे बिहार यूपी हो, जो ये पूरे देश को लेबर प्रोवाइड करते हैं, बहुत बड़ी बात है और कम कॉस्ट में। तो ये भी एक मतलब समझ बात है ना, लोग है ना कि अपने पॉलिटिक्स की रोटियाँ सेकते हैं। पर कभी अगर आप खुद सोचो, जैसे हरियाणा में याद करो कि कुछ साल पहले एक दंगा हुआ था, उसमें कोई किसी लड़की के साथ रेप का मामला था। तो उसमें जितने भी बाहर के थे लोग, उनमें किसी बाहरी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया था, तो उसमें बाहर से लोगों को मार के भेजने लग गए थे। मतलब बहुत याद करो, शायद ये 2016-17 की उस दौर की बात है, मैं शायद कॉलेज में था उस टाइम की बात है ना। तो अब देखो उस टाइम क्या हुआ, जो हरियाणा में जो मतलब जितने भी, अब देखो हरियाणा में खेत बहुत बहुत बड़े 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 हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो लेबर जो प्रोवाइड करते हैं यूपी और बिहार के लोग ही आते हैं वहाँ पे, ठीक। अब क्या हुआ कि इन पे हमला हुआ उस टाइम, बहुत भयंकर लेवल पे, बहुत सारे वो घर जला दिए गए, ये हुआ, ठीक है। तो अब ये लोग क्या है कि माइग्रेट होके वापस इधर आ गए थे। अब ये हालात हो गया था उस टाइम, ठीक है। इनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डाउन हो गया था, सोच लो। फिर उनकी आंख खुली इस चीज़ में, तब वापस से इनको फिर गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके दोबारा बुलाया इनको। तो मतलब वही है ना कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लोग है ना हकीकत नहीं समझते भाई। देश हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक व्यक्ति या कोई समाज विशेष समुदाय नहीं चला सकता, पूरा देश चलता है हमेशा। सब जब लोग मिलजुल के रहते हैं तब चलते हैं, ये चीज़ याद रखना। कोई लोग ऐसे सोच ले कि अपन मुस्लिम मतलब यहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर निकाल देंगे देश से, तो याद रखना देश भाई उनका भी कहीं ना कहीं एक विशेष योगदान रहता है। मैं वही जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे बिहार यूपी के जो माइग्रेट होकर पीपल जाते हैं भाई, पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी चले जाओ आपको मिल जाएगा। आजकल तो कंट्री क्या है, विदेशों में मिल जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी भाई इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ों कभी भी ऐसा मत समझा करो कि कोई भाई, जैसे मान लो समाज में ना एक चीज़ याद रखना, एक जैसे कोई घर बनता है ना, तो एक एक ईंट का महत्व होता है। अपने को लगता है कि मैं अगर 10 ईंटें निकाल दूँ तो क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे मकान पे, याद रखना कि उस मकान की नींव कमज़ोर हो जाएगी। तो वैसे देश भी उसी तरीके से बनता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बना दे, ऐसा नहीं होता। या मान लो कि बिहारी है, इनको हम बाहर से निकाल दे, महाराष्ट्र से बाहर निकाल दे, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ये सब चीज़ें फालतू की है। और ये लोग जो जिस तरीके की राजनीति करते हैं ना, वो सही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, देश के लिए हानिकारक ही है। नहीं विश्वास हो ना तो वो केस स्टडी पढ़ना, हरियाणा में जो विवाद हुआ था उसका। उस मामले में ऐसा हुआ था कि आखिर में फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करके बुलाना पड़ा, नहीं तो वहाँ का कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया था। उनके लिए जो घरों में जो काम करने वाले होते हैं वो गायब हो गए थे, तो उनके पशु इनके सबको बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। आप विश्वास करो, अगर दिल्ली में आज अगर ये बिहार अगर यूपी के लोग जो हैं, ठीक है, या राजस्थान के मान लो ये लोग अगर आज ही छोड़ के चले जाए यहाँ के, और यह मान लो कि ना, तो आज दिल्ली की जो व्यवस्था ना सारी चरमरा जाए। लोग सब्जियों के लिए सब्जी हो, फ्रूट हो, इनके लिए दूध के लिए, सप्लाई के लिए कौन काम कर रहा है? दिखते नहीं हैं वो लोग, परंतु सोचो कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या है ना कि जो लोग मतलब बाहरी तौर पे देखते हैं तो वो कभी देश नहीं। मैं फिर वो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। कभी आप कंपेयर करो, जैसे मान लो कि मैं तो खुद अच्छे तरीके समझता हूँ
जैसे मान लो कि मैं कुक नहीं लगा के रखा था तो मतलब मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था तो मेरा कहने मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जब तक रियलाइज़ नहीं करोगे ना तब तक समझ नहीं आएगा। वैसे देश भाई ऐसे नहीं चलता, भावनाओं से देश नहीं चलता, जब सब लोग संगठित होकर काम करते तब देश चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसलिए मतलब कभी इन चीज़ों को कभी प्रमोट मत करो, कास्टिज्म में चीज़ें ये अपने लिए नहीं है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए अपन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके बिना देश नहीं चल सकते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो इसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, देखो अब देखो जाति राजनीतिक संबंध होने भी चाहिए, उसका कारण अब देख लेते हैं क्यों होने चाहिए, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ ये जो नकारात्मक पॉइंट ये कभी नहीं होने चाहिए, ये तो हटाने हैं अपने को, ठीक है। परंतु हाँ इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके फायदे जरूर उठाना चाहिए, ठीक है। जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित करके लोकतंत्र का विकास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, सही बात भी है। सोचो जब तक मान लो कि एक विशेष समुदाय के लिए मान लो कि कुछ दल बने हुए थे और इनके लिए कोई दल ही नहीं था, तो सब ऐसी बात है ये अपने समुदाय विशेष को आगे बढ़ा रहे थे, और बेचारे इनके लिए कोई कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो वैसे मान लो इनकी तरफ से कोई पार्टी बन के आई तो इनके भी लिए इनके हितों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, संसद में बात उठी, उनका भी पक्ष जब सुना गया तब उनके विकास की बात होने लगी, ठीक है। तो ये सब ऐसी बात, इसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है ना कि अब सोचो एक ही पार्टी अगर पूरे देश में आ जाए ना, इसीलिए वो खतरनाक चीज़ भी है। अब देखो ना जैसे अभी मेजोरिटी में बीजेपी है, तो अब देखो उसके फ़ायदे भी है नुकसान भी है। स्टेबल अगर इकोनॉमी चलानी है देश की तो उसके लिए सब ऐसी बात है कि स्टेबल जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। परंतु उसके नुकसान भी है कि मन चाहे डिसीजन लेते रहते हैं। अब जैसे वो भारत कर दिया, अरे आप कुछ तो लॉजिक लगो, मतलब सब ऐसी बात है, उसे करने से क्या हो जाएगा उसका। पर यही है कि मतलब भावनात्मक ज़्यादा चलते हैं, पर रियलिटी में आप ये सोचो ना कितना सिस्टम उसमें यूज करना पड़ेगा, कितने सारे नोट है उसमें लिखा हुआ, कितना वो चेंज करोगे और कहाँ कहाँ चेंज करोगे आप ठीक है, चल कोई नहीं। निरक्षर जातियों का राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक सामाजिकरण द्वारा इनकी राजनीतिक सहभागिता मतदान व्यवहार को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूती। अब देखो जैसे मान लो अगर आप कभी जाके देखोगे ना गाँव में जो अनपढ़ व्यक्ति है उसे पूछोगे ना कि आप वोट क्यों देते हो, तो बोलेगा सब एक सी बात है कि मैं वोट देता हूँ इसलिए देता हूँ कि मेरे कास्ट का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो जीते और कल हमारी मांगों को आगे बढ़ाए। तो वो ये नहीं जानते कि वोट का क्या मेन वैल्यू है, पर वो ये जानते कि भाई मेरा वोट का ये जरूर काम आएगा कि मेरे अगर कास्ट का प्रतिनिधि अगर जीत जाएगा तो सब एक सी बात है वो आगे जाके हमारी मांगों को उठाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन हो रहा है कास्ट के बेस पे, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है कि सब एक सी बात है कि अब जब लोगों को राजनीतिक पार्टिसिपेशन होगा तो लोग समझेंगे। भाई सब एक सी बात है अगर जैसे मान लो लोग निष्क्रिय अवस्था में चले जाएंगे तो भाई सब ऐसी बात है कि जो चुनाव लड़ रहा है वो भी नहीं करेगा। मान लो लोग एक्टिव रहेंगे तो सब ऐसी बात है उनके मुद्दे सुनेंगे, भाई ये क्या हमारे लिए काम करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, उससे सब ऐसी बात है डेमोक्रेसी क्या है मैच्योर होती है, ठीक है। अगला राजनीतिक लाभ के लिए ही सही निम्न जातियों का सशक्तिकरण करके समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, स्वाभाविक सी बात है वो समतामूलक समाज का निर्माण तो होगा ही, क्योंकि जब इधर के जो विशेष समुदाय वो भी अपने मांग उठाएंगे, उनके लिए एजुकेशन के लिए काम करेंगे, तो स्वाभाविक बात है समतामूलक समाज का निर्माण क्या होता है समझ लो ये चीज़। जैसे मान लो कि ये ऐसा मतलब समतल जगह नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब एक समतामूलक समाज निर्माण करना तो जो बेचारे जो पिछड़े हुए हैं उनका आप विकास करो, उनको एजुकेशन दो, ठीक है, उनको जॉब दो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो व्यवस्था सिस्टम है ना वो ऐसा ही है ताकि वो समतलीकरण की प्रक्रिया उसको पूरा करती है। इसमें अपन कभी किसी के हक नहीं छीनते हैं, अपन जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हुए इनके जो आगे बढ़ चुके हैं उनके बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो ये समतलीकरण समझ में आप देखो ये पूरा समतल बन गया, तो ये करना होता है समतलीकरण की प्रोसेस। जो पिछड़े हैं उनको आगे लाया जाता है, ऐसा नहीं जो अब भाई जैसे मान लो कि अंबानी है, मुकेश अंबानी भाई इतना करोड़पति बन गया भाई आज ही उसको सारी संपत्ति लूट लो, उसको गरीब बना दो भाई गरीब लोगों के बराबर लाना, तो ऐसा नहीं किया जाता। वो अमीर रहे कोई दिक्कत नहीं हमें, परंतु हमें इनको भी अमीर बनाना है। तो हम इस प्रोसेस पे काम करते हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो समतलीकरण अगर आप जब पढ़ोगे उधर ये जीएस में भी काम आता है, अगर सोशोलॉजी ऑप्शन में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है समतलीकरण का, तो ये काम आती है, ये समझना। समतलीकरण का मतलब ये होता है कि अपन जो पिछड़ा समुदाय उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि अपन इसको जो आगे बढ़ा हुआ समुदाय उसको पीछे नहीं करते हैं, ठीक। अगला जाति संघ व संगठनों के निर्माण द्वारा दबाव समूह के रूप में शक्ति का विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र का विकास होता है। ये बात सही है। प्रेशर ग्रुप बनते हैं और प्रेशर ग्रुप अपन जो है पढ़ेंगे उसमें सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे कैसे काम आते हैं, ठीक। मैं वही मैं बता रहा हूँ कि किसी जाति विशेष का जैसे मान लो जाट महासभा है, अभी जाट महासभा बनी, मान लो कि जाटों को प्रतिनिधित्व तो नहीं है, मान लो IAS में नहीं है अभी, तो ये सरकार से मांग उठाएंगे
कि नहीं हमारा प्रतिनिधित्व दिलाओ आप, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ आरक्षण बनाएगी या कुछ नियम बनाएगी या उनके एजुकेशन को प्रमोट करेगी ताकि ये लोग भी आगे पढ़े, आईएएस बने, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइज कैसे होता है ये चीज़ को समझ लो। जैसे एक ही यार कोई जैसे मोस्टली अभी पावर क्या है, जैसे मान लो कि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज है। अब सोचो यही सारे देश चला रहे हैं, परंतु सोचो कि जब दबाव समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह बन जाते हैं, मान लो कि प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। अब प्रेशर ग्रुप है ना, इन पे भी प्रभाव छोड़ेंगे, इन पे भी प्रभाव छोड़ेंगे, इन पे भी प्रभाव छोड़ेंगे। जैसे मान लो कि पंचायत में कुछ काम नहीं हो रहा तो प्रेशर ग्रुप दबाव बनाएंगे कि भाई नहीं ये काम करो, तो ऑटोमेटिक उनको काम करना पड़ेगा। तो सभा सी बात है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। पहले पावर इन्हीं के पास थी, अब पावर प्रेशर ग्रुप के पास में भी है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है, और लोकतंत्र का विकास हुआ है। तो ये बात सही है, सभा सी बात है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, तो पंचायती राज सोचो उसी लिए तो लाए थे अपन, ठीक है। तो सिर्फ डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होता है, ठीक। अगला फायदा है निम्न में कमजोर जातियों के द्वारा जातीय संगठनों के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति और सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज के निर्माण। तो वही बता रहा हूँ, सोशल जस्टिस होता है। अगर मान लो कि जैसे आज भी अपन देखो कि जाति आधार पर कितना भेदभाव होता है, सभा सी बात है। अब इनके लीडर जो रहता है वो जाके संसद में मांग उठाता है, ठीक है, देखो इस समाज के साथ, लोगों के साथ ये हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर लाइव लाइन में आते हैं सारी चीज़ें, तो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक। अब बात ये आती है कि आखिर में क्या होना चाहिए, क्या अपन जाति के जो आधारित जो राजनीति उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। मतलब मैं 2-3 लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, कौन क्या बोलोगे इस बारे में, बताओ जल्दी से, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। क्या इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सो गए क्या सब लोग? सिर्फ भारत में जाति को, हाँ, मतलब जाति आधारित राजनीति उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर ये जो फायदे हैं वो कैसे आएंगे फिर? उसके लिए जो है ना, पहले मतलब जैसे जाति है ना, तो सभी के जाति के मन में ये भावना आ जाना चाहिए, तब मतलब ये तभी संभव हो पाएगा जब पूरी मतलब एक शिक्षित वर्ग सब शिक्षित हो जाएंगे। जैसे गांव में जो सब अभी बोलते हैं कि मेरे जाति का है, हम इसको वोट देंगे, चाहे वो काम करे या उनके हित में भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। हम देखते हैं फिर जैसे बिहार में नीतीश कुमार है या फिर कोई अन्य नेता भी है, वो काम करे या ना करे उससे उसको कोई लेना देना नहीं, बस वो देखते हैं कि मेरे जाति का है ना, बस जाके दे देते। तो ये गलत बात है। ये तभी से हो पाएगा जब ये गाँव में शिक्षा आ जाएगी इस तरह की विकसित। जैसे अभी अपना सब एक मैच्योर हो गया, कभी भी जाति आधार पे हमको या तो मम्मी पापा भी बोल देंगे तो भी हम वोट नहीं डालेंगे, होता है कि उस तरीके अब मतलब समझ आ गई है। इस तरह से अगर गाँव में भी समझ आ जाए तो ऐसा नहीं होगा जाति आधार पे। इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी तो संभव नहीं हो पाएगा मेरे समझ से, मतलब नहीं हो पाएगा सर। अभी सब जाति के आधार पे ही वोट डालेंगे, इसको कोई इसमें नहीं है। ठीक है, कम से कम 3-4 और इलेक्शन हो तो। अब सुनो ध्यान से, देखो समीक्षा करने मतलब क्या होता है ये भी समझो। मतलब देखो एक में फिर मैं उस टाइम में मैंने बोला था स्टार्टिंग में, देखो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो ज़रूरी है ना। अब उसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंटों के कारण अपने इसके पॉजिटिव पॉइंट को ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो आप नेगेटिव पॉइंट को ख़त्म करो ना ताकि और पॉजिटिव पॉइंट बढ़े, समझ में आया। तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि पॉजिटिव पॉइंट। तो अब इसमें यही देखेंगे कि नेगेटिव पॉइंट उसको कैसे ख़त्म किया जाए और क्या ज़रूरी है, ठीक है। निश्चित रूप से भारत में जातीय राजनीतिक संबंधों ने दोनों तहत के परिणाम को उत्पन्न किया, मतलब पॉजिटिव भी दिया इन्होंने, नेगेटिव भी प्रभाव छोड़ा है, ठीक। परंतु इसके नकारात्मक परिणाम कई संदर्भ में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को दुष्प्रभावित कर रहे हैं। तो सभा इस बात को डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है और सोशल जस्टिस के लिए भी खतरनाक है, ठीक। परंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जाति प्रधान भारतीय समाज में जाति राजनीतिक संबंधों को पूर्णतः समाप्त करना कठिन है। तो वही जो बात बोल रही थी कि सभा इस बता रही कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। आप ऐसे सोच लो कि जिस दिन आप अपनी तरफ से भी ये प्रयास करना, कभी है ना खुद से भी सोचा करो जब किसी का नाम पूछते हैं, ठीक है, तो अपन हमेशा ये जानने के अपने मन में होता है कि उसकी जात क्या है, वो किस धर्म का है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ये अपने मन में होता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो जब तक हम अपने लेवल पे खुद खत्म नहीं करेंगे।
पहले जमाने के जितने भी है ना, मतलब अभी के भी कोई बोलेंगे पहले नाम पूछ लेता है, बोलते हैं तब जस्ट 2 मिनट उसके दिमाग में हमेशा ये भावना होता है कि कब इनसे हम जाति पूछ ले कि ये कौन जाति की है। हाँ। मतलब मेरे साथ भी अक्सर होते रहेगा, तो मतलब देखते हैं कोई हमेशा ये जुनून होता है कि इनसे जाति पूछे। तो ये चीज़ याद रखना, जब तक अपने पहले तो अपने खुद को अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए कि ऐसे काम कभी ना करें। जैसे मैं मोस्टली होता है, बहुत रेयर होता है कि कास्ट पूछता हूँ, बहुत रेयर होता है, और नहीं पूछना चाहिए। एटलीस्ट अपने लेवल पे तो ये चीज़ें शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अगला। साथ ही भारतीय संविधान में भी जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण को असंवैधानिक नहीं माना गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है, तो आप कैसे ख़त्म करोगे उन चीज़ों को? ख़त्म कर ही नहीं सकते। इसलिए भारत में जातीय राजनीतिक संबंधों को पूर्णतः समाप्त करना न तो तर्कसंगत है, न ही व्यवहार में सफल है। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर क्या किया जाना चाहिए अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो? इसलिए आवश्यक है कि जातीय राजनीतिक संबंधों के नकारात्मक पक्ष को समाप्त किया जाए तथा ऐसे संबंधों को स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित करके इसके लाभों को प्राप्त किया जाए। मैंने वही बोला था कि भाई समझ से नकारात्मक फायदे उसको ख़त्म करो, इसके पॉजिटिव फायदे वो उठाओ, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। जाति को नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग करने वाले दलों में व्यक्तियों को प्रतिबंधित करके, शिक्षा के प्रसार द्वारा लोगों के सोच को तार्किक बनाकर, मैंने यही बोला था, वो रेशनल हमेशा बने रहो। ठीक, और अधिक से अधिक नागरिक समाज का विकास करके जातीय राजनीतिक संबंधों के नकारात्मक प्रभाव को बचा जा सकता है। तो सब ऐसी बात है, इसी तरीके से अपने को बचना पड़ेगा। ठीक है। एक और चीज़ अपने में मैंने जो पॉइंट बोला वो अपनी तरफ से एड ऑन करके अपने सबसे पहले अपने को व्यक्तिगत स्तर पे, सब व्यक्ति को अपने है ना व्यक्तिगत स्तर पे ये प्रयास करना चाहिए, हम किसी को कास्ट से नहीं पूछेंगे। ठीक है। और कभी भी जब हम वोट देंगे तो इस आधार पर नहीं देंगे किस कास्ट का है, वो हमारे लिए क्या काम करेगा फ्यूचर में, क्या देश के विकास के लिए, क्या वो संवैधानिक जो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, नहीं हो रहा तो हम उसको क्यों वोट देंगे। ठीक है। मतलब खुद को अपने को प्रति अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, 2002 में राष्ट्रीय आयोग ने निर्वाचन में सुधार हेतु एक रिपोर्ट दी जिसमें जाति आधारित चुनाव अभियान को रोकने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कहीं भी क्वेश्चन में। 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में प्रशासन में जातिवाद को रोकने पर बल दिया गया था। ठीक है। 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को जातीय आधार पर रैली निकालने का रोकने का आदेश दिया था। तो ये सब ऐसी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं खुलेआम, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी, ये बहुत अच्छा कदम है, ये लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में कि गाड़ियों के पीछे जो लिख देते हैं ना जाट में ब्राह्मण, इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको रोका जाना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आज ये चैप्टर खत्म। अब देखो 5 क्वेश्चन ये हो गए और उधर 4 उधर पहले के 4, एक लिखो, ये कोई मतलब नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ क्लास करने का। ठीक है। सर तो मैंने 2 लिखी हूँ। चलो ठीक है, फिर कल यहाँ से क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, चलो 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 9:05 पे मिलते हैं फिर। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो अभी, अगर कोई डाउट। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए सर। क्या? मतलब ग्रुप में ना मैसेज डाल दीजिए। क्या डालना है? ये ना वो PYQ होगा, सब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक, कुछ डाउट हो तो पूछो, किसी को कुछ डाउट है? सर मुझे ना इसमें 2 क्वेश्चन समझा दीजिए ताकि इसको लिख सकूं तब तक। बताओ कौन सा? फर्स्ट के 2 समझा दीजिए ना, फिर खुद से क्या लिखोगे? वो तो ना बताऊंगा भाई। वो ना आप मतलब क्वेश्चन लिखो, इतना फिर तो मैं बाद में समझाऊंगा ना उस टाइम। तो दोबारा लिखते कहाँ है, वही रह जाता है। अरे कोई नहीं, वहाँ जहाँ लिखते हो ना वहीं पे लिख लिया करो। समझ में आया? खुद से लिखोगे तभी समझ में आएगा, मेरे से समझ के लिखोगे फिर खुद का दिमाग चलाना कब सीखोगे। ठीक है, चलो। तो मैंने तो एक लिखी है, चेक कर